आप सभी का बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सीधे चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होना है। सीधे प्रसारण आप देख सकते हैं। कन्वेंशन हॉल में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह। उनके साथ मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद है और बीजेपी के तमाम नेताओं को हम यहां पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को आप इस दौरान यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के अब इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमृतकाल में राष्ट्रोदय इस विषय पर हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन सुनने के लिए हम सब अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है, भारत के विषय में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कण कण हमें प्यारा है, इसका कण कण हमारा तुम्हारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। अटल जी की ये कविता सिर्फ एक काव्य नहीं है, उनकी इस कविता के पीछे का जो भाव है वही अमृतकाल में राष्ट्रोदय का विषय है कि देश के लिए जीने के लिए, मरने के लिए तत्पर रहना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है देश के लिए जीना। और देश के लिए जीते कैसे हैं और उसके कारण क्या होना चाहिए, उसका हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये अगर हमको कहीं देखना है तो आज हमारे पास में इस देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, इन दो का व्यक्तित्व हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि देश के लिए जीना इसका क्या महत्व है। हमारे बीच में हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे अतिथिगण मंच में पधार रहे हैं। सभागृह में प्रवेश कर रहे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी एवं समस्त विशिष्ट अतिथि, मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके साथ हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण कुछ ही क्षणों में इस सभागार में प्रवेश करेंगे। मेरा निवेदन है अपने साथियों से कि अतिथियों को से निवेदन करें, हम सभी करतल ध्वनि से अपने अतिथियों का, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का, हमारे विशिष्ट अतिथियों का सबका स्वागत करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पधार चुके हैं। आइए बच्चे। नहीं, शिवराज जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय अमित शाह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मेरा निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन है। आरोग्यं धन संपदः शत्रुबुद्धिविनाशाय
सब आत्मीय स्वागत करें। मंच पर हमारे सभी अतिथि पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हम सब के बीच में उपस्थित हमारे सम्माननीय नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आप सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के सम्मानीय जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी से सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से एवं पार्टी के अंग वस्त्र से माननीय अमित शाह जी का स्वागत करें। सुमित पचौरी जी। हम सब भी इस स्वागत में सम्मिलित हों। अब मैं हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों के नेतृत्व में मंच पर उपस्थित सभी अतिथि एक बड़ी माला के द्वारा माननीय जी जैसा आपका आदेश, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे सबके ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए भोपाल भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी से निवेदन है, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री प्रदीप त्रिपाठी जी से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। श्री मुदित शेजवार जी से निवेदन है आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। सुश्री भक्ति शर्मा जी से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। मंचस्थ समस्त अतिथियों के इस विधिवत स्वागत के बाद बिना किसी विलंब के मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के 64,000 मतदान केंद्रों में स्थित भाजपा के 40 लाख कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी के लिए स्वागत भाषण संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हम सबका सौभाग्य कि देश के गृह मंत्री, भारत की राजनीति में जिन्होंने एक नई परिभाषा दी है, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी प्रबुद्ध जनों के स्वागत के साथ मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम माननीय अमित शाह जी का हम स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, और इस अवसर पर आज उपस्थित भोपाल के सभी प्रबुद्ध नागरिक भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर आप सभी आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 के बाद भारत की राजनीति में और भारत के अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर जिस प्रकार से, जिस गति के साथ आज भारत आगे बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत ने अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के साथ, गुड गवर्नेंस के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पार करते हुए आज भारत ने अपना स्थान दुनिया के अंदर जो बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से काम करने का जो प्रयास किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज आदरणीय अमित शाह जी हम सब लोगों के बीच, सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ आज वो हम सबसे बातचीत भी करेंगे, और उस विषय के साथ कि हम सब प्रबुद्ध लोगों की भूमिका भी समाज के विकास के लिए जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हमारा सौभाग्य कि आपके साथ देश के लोकप्रिय नेता गृह मंत्री आज हमारे बीच उपस्थित होकर के आपके साथ संवाद भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, और आप सभी प्रबुद्ध जनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ 76 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी प्रदेशवासियों की ओर से अपने स्वागत उद्बोधन से माननीय अमित जी का स्वागत करें। आज इस स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे मूर्ति अनावरण और साथ साथ पूरे प्रदेश के बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बौद्धिक सभागार की दृष्टि से ये जो आज हमारा आयोजन हुआ है, खास करके आज संविमर्श के माध्यम से माननीय यशस्वी गृह मंत्री राजा भोज की धरती पे पधारे, मैं उनका मध्य प्रदेश की सभी जनता की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस धरती से हम ये बात कर रहे हैं, जिस स्थान पर वो पधारे हैं, हमने 1000 साल पहले के राजा भोज को नहीं देखा, लेकिन राजा भोज के हाथों से लिखे हुए भोजपत्र के वो तमाम पत्र अपनी समस्त शक्ति, ताकत, बुद्धि, युक्ति लगा करके जीवन के विविध क्षेत्रों पर एक शासक कितने प्रकार से सोचता है, उसके प्रमाण हमारी पांडुलिपियों में प्राप्त होते हैं। जो शासन के सारे सूत्रों के संचालन के साथ साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का सुसंचालन कैसे किया जा सकता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और हम सब उस बात को जानते हैं, जैसे राजा भोज के साथ एक कहावत चलती है, कहा राजा भोज और कहा, लेकिन ये कहावत भी गलत है। ये कहावत इसलिए गलत है कि राजा भोज का वो पुरुषार्थ पराक्रम इस कहावत की गलती से दब जाता है। राजा भोज वो पुरुषार्थी व्यक्तित्व थे जिनने अपने बल पराक्रम से एक साथ 2 राजाओं को परास्त किया, एक गांगे और एक तेलप। दोनों बहुत बड़ी बड़ी राजसत्ताएं थी, और दोनों राजसत्ताओं को जब परास्त किया अपने पुरुषार्थ पराक्रम से, तब ये दुनिया में कहावत चल पड़ी कि कहाँ राजा भोज का गांगे तेलप। वो गांगे तेलप से धीरे धीरे खसकते खसकते अपभ्रंश में गंगू तेली के रूप में स्थापित हुई। मैं ये मान के चलता हूं कि वो काल तो हम केवल सुन ही सकते हैं, लेकिन ये मैं निश्चित कह सकता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज भी अगर कोई ऐसी सत्ताएं आए तो हम राजा भोज के काल को दोहरा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं।
माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ जिस प्रकार से मंत्रिमंडल माननीय मोदी जी का बना हुआ है और कौन से क्षेत्र में दखल नहीं है, हर क्षेत्र में हर प्रकार से एक जनतंत्र को गौरवान्वित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र के सबसे सशक्त मंत्रिमंडल के सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित जी हमारे बीच पधारे। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे सीधे मैं उम्मीद करूंगा संचालक जी के माध्यम से माननीय अमित जी को पूरा समय मिले जिनका हम लाभ उठाएंगे। एक बार फिर मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे मंच का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रबुद्ध जन संवाद के अंदर मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ल जी, और आज इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आए हुए सभी प्रबुद्ध जन भाइयों बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2024 का वर्ष एक प्रकार से समग्र विश्व के अंदर लोकतंत्र के पर्व का वर्ष। विश्व की 40% आबादी अपने यहां चुनाव के अंदर जा रही है। कई राज्यों के चुनाव हो गए, बांग्लादेश का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, खैर जैसा होना था वैसा हो गया। कई राज्यों के चुनाव होने हैं, इसमें भारत भी चुनाव के इसी वर्ष में चुनाव के अंदर जाएगा। 100 करोड़ के मतदाता का संघ अपना मत प्रदर्शित करेगा कि अगले 5 साल तक इस देश के शासन की धुरा किस व्यक्ति के हाथ में रहेगी, किस पार्टी के हाथ में रहेगी, किस विचारधारा के हाथ में रहेगी। ये तय करने के लिए 2024 का वर्ष हम सब के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनसंघ के रूप में बनी, भाई सारे फोटोग्राफर साइड पर हो जाओ जरा, सारे लोग इधर उधर हो जाओ, कोने में से जो लोग आए वो लोग साइड पर हो जाओ भाई। ओ भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ के रूप में बनी तब से 50 से दशक से आज तक हमने चुनाव को कभी सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। हमने चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्वीकारा है, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में माना है और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया है। हमने चुनाव को जनसंपर्क का जरिया माना है। हमने चुनाव को हमारे सिद्धांतों को जनता के पास, हमारी विचारधारा को जनता के पास ले जाने का एक जरिया माना है। और हमने चुनाव को जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी उपलब्धियों का हिसाब किताब देने का भी एक जरिया माना है। और इसी के तहत देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता जाकर जनता का भी संपर्क करता है, कार्यकर्ताओं का भी संपर्क करता है और प्रबुद्ध जन का भी संपर्क करता है। आज मेरे 3 कार्यक्रम लगाए थे। एक कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और आज तीसरा कार्यक्रम आप सब प्रबुद्ध जनों के साथ मेरा संवाद हो रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी
भारत के नागरिक के नाते वोट देने की तो है ही, वो तो आप देंगे ही, आप जिसको तय करेंगे उसको वोट देंगे, परंतु आपकी जिम्मेदारी जनमत बनाने की भी है, क्योंकि आप सबके किसी न किसी क्षेत्र में योगदान के कारण आप जनता में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपके मत का महत्व है, आपके विचारों का महत्व है। आप जो विचार अपने मुख से प्रकट करते हैं, इसको जनता ध्यान से सुनती है, इसको महत्व देती है और इसके आधार पर जनता अपना मत बताती थी। एक प्रकार में लोकतंत्र के अंदर मत निर्माण की अगर प्रक्रिया ना हो तो लोकतंत्र के अंदर आत्मा ही नहीं रहती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के बाद, बड़े बड़े 60 के दशक के बाद लोकतंत्र के जितने भी चुनाव हुए, इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो एक बात उड़कर सामने आती है कि सारे चुनाव जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लिप्त रहे। कहीं न कहीं जातिवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कभी परिवारवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कहीं तुष्टीकरण से जनमत को प्रभावित और संग्रहित किया गया और कहीं भ्रष्टाचार के बनाए हुए पैसों से जनमत को कलर्ड करने का प्रयास किया गया। हमारे देश का लोकतंत्र ये चार नासुरों के बीच में बटा रहा, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासुरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। देश का जनादेश न जातिवाद से प्रभावित होना चाहिए, न तुष्टीकरण से प्रभावित होना चाहिए, न परिवारवाद से युक्त होना चाहिए, न भ्रष्टाचार के पैसों से जनादेश को खरीदा जा सकता है। ये चारों चीजों को मोदी जी ने बहुत लंबे समय के बाद दूर कर दी और आज दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक बने। वो ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद धाती है उन लोगों की जो एक परिवार में, बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। पूरे 7 पार्टियों का एनालिसिस करिए। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री बनकर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब जो लोग, ये 7 पार्टियां एक प्रकार से अपने परिवार के हितों के लिए काम करने वाली है। मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों से बात करने आया हूं कि परिवार के हितों की जो बात करते हैं, जो अपने बेटे, बेटी, भतीजे, भतीजियों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो भारत के गरीब की चिंता नहीं कर सकते, भारत की चिंता नहीं कर सकते, भारत को विश्व को सम्मान नहीं दिला सकते। भारत को विश्व में सम्मान वो ही व्यक्ति दिला सकता है जिसका जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित हो, भारत को समर्पित। ये जो आने वाले दिनों में पसंदगी करनी है देश को, ये 2 ताकतों के बीच में पसंदगी करनी, जो अपने परिवार के लिए जीते हैं और जो देश के लिए जीते हैं और मरते हैं, दोनों के बीच में पसंदगी करनी। 10 साल यूपीए के और 10 साल एनडीए के। मेरा आग्रह है, आप सब प्रबुद्धजन, आंकड़े अब छिपे नहीं हैं, पारदर्शिता का जमाना है, ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, आप डाउनलोड करिए, आप स्वयं कंपैरिजन करिए। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, हर रोज एक भ्रष्टाचार, 2G, 4G, आप खेल देखो तो भ्रष्टाचार, सेना देखो भ्रष्टाचार,
एयरबेस देखो तो भ्रष्टाचार, पनडुब्बी में भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भ्रष्टाचार, अंतरिक्ष में भ्रष्टाचार, पाताल में कोयले की खदानों में भी भ्रष्टाचार। आकाश, पाताल, सागर, अंतरिक्ष सभी जगह भ्रष्टाचार कर कर ये 10 साल शासन किया और नरेंद्र मोदी पर 10 साल में 4 आने के भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन ये दोनों के बीच में हमने किस प्रकार का शासन था। देश असुरक्षित था, देश की माताएं, बहनें, बच्चियां असुरक्षित महसूस करती थी, देश की सीमाएं सुरक्षित। आए दिन पाकिस्तान से आकर लोग बम धमाके कर कर भाग जाते थे, पेट का पानी नहीं हिलता था, चुपचाप रहते थे वोट बैंक की लालच में। हजारों लाखों करोड़ के घपले घोटाले करे, अर्थतंत्र रसाताल में गया था, देश का सम्मान पाताल तक नीचे गया था। और ये 10 साल में क्या हुआ? एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की सीमाओं के सामने आंख उठाकर। और अगर किसी ने हिम्मत करी भी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर इनके घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम। अर्थतंत्र आजादी के बाद सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, 10 साल इन्होंने शासन किया, इन्होंने देश का ऊपर एक उपकार कर दिया। 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं गए, देश दुनिया के 11वें नंबर के अर्थतंत्र पर जस का तस पड़ा रहा। 10 साल के अंदर मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया और देश के अंदर आर्थिक विकास। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है, तीसरा जनादेश दे दीजिए, देश दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाएगा। कोई नहीं। देश को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है, विकास के रास्ते पर द्रुत गति से देश को आगे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लद्दाख से लक्षद्वीप तक, पूर्वोत्तर से पंजाब तक, किसान से विज्ञान तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्टार्टअप तक और सहकारिता से स्पेस तक, हर क्षेत्र के अंदर नए आयाम भी गढ़े हैं, नई नीतियां भी बनाई है और नीतियों को जमीन पर उतारने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार को कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 40 प्रकार की नीतियां बनाई और नीतियां भी कैसी बनाई, नीतियों को एक एक उठाकर देखिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, एक बार नई शिक्षा नीति को आप देख लीजिए। 30 साल के बाद इस देश की नई शिक्षा नीति मोदी जी लेकर आए हैं। ये हर नीति, कोई भी नीति उठाकर देखिए, देश की मिट्टी, देश का ढंग, देश की हवा और देश का रंग, ये चारों अपनी नीतियों में मिलेगा, कहीं गुलामी की निशानी नहीं। मोदी जी ने इस देश को गुलामी की निशानियों से मुक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश में से हीन भाव दूर करने का काम किया है। भारत सब कुछ कर सकता है, भारत विश्व में सर्वप्रथम बनने के लिए है और यही स्थान, इस स्थान पर अधिकार अगर किसी एक देश का है तो भारत का है। ये आत्मविश्वास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा दायित्व है कि लोकतंत्र के इस महान पर्व के अंदर हम जनादेश को पूरी सूझबूझ के साथ बनाएं। हम किसी नेता या किसी पार्टी के खोखले वादों के आधार पर न जाएं। पार्टी ऐसी चुने जिसने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। पार्टी ऐसी चुने जिसने जो कहा है वो करती है और पार्टी ऐसी चुने जिसमें भविष्य देखने की मादा हो, भविष्य की कल्पना करने का मादा हो, भविष्य का लक्ष्य तय करने का। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, कहा है, वो कहा है, किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारी नीतियों में मानवीय संवेदना है, हमारी नीतियों में सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास का दृष्टिकोण है, हमारी नीतियों में महान भारत के निर्माण का संकल्प है, हमारी नीतियों में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को समाप्त करने की दृढ़ता है और हमारी नीतियों में
अभेद सुरक्षा वाले महान भारत की रचना का संकल्प भी हमारी नीतियों के अंदर निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। मित्रों, आपने 2014 में जब मोदी जी को मौका दिया और आज मोदी जी ने इस देश को 10 साल में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम पड़ा होगा, पहले भारत से जाते थे तो थोड़ा आपको रिस्पांस कम मिलता होगा। आज भारत का पासपोर्ट देखते ही कहते हैं कि मोदी के भारत से आप आए हैं ना। ये परिवर्तन दुनिया के अंदर एक 10 साल में, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है, जातिवाद से मुक्ति दी है, परिवारवाद से मुक्ति दी है, तुष्टीकरण से मुक्ति दी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्ति दी है। आज हम अपनी भाषा में पर पूरे विश्व में गौरव के साथ बोलते हैं। मोदी जी दुनिया में किसी भी वैश्विक सम्मेलन में जाते हैं तो सीना चौड़ा कर हिंदी में बोलते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है। ये गौरव आज मोदी जी ने देश को दिया है। देश को आतंकवाद से मुक्ति दी है, देश को उग्रवाद से मुक्ति दी है और देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति की है। कांग्रेस ने हर चीज का विरोध करने का तय किया है। हम नई पार्लियामेंट बनाते हैं तो कहते क्या जरूरत है पार्लियामेंट? किंग पंचम जॉर्ज ने बनाया हुआ राजमार्ग जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, वो राजमार्ग की जगह कर्तव्य पथ बनता है और वहां किंग पंचम जॉर्ज की जगह सुभाष बाबू का पुतला लगता है तो भी ये विरोध करते हैं। मित्रों, 2014 से 24 साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों और उज्जवल भविष्य के संकल्प का 10 साल है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने संकल्प रखा था देश के सामने, हम इस देश में से धारा 370 को हटाकर समाप्त कर देंगे। मैं तो बड़ी युवा अवस्था में कार्यकर्ता बना था, मुझे भी लगता था कि हम नारा तो लगा रहे हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मगर धारा 370 कैसे हटेगी। और देखते 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 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर। दुनिया के कोई देश में 2 संविधान नहीं हो सकते, 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, 2 ध्वज नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत 70 साल तक चलाया। मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको उखाड़ कर फेंक दिया। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने तिरंगे के साथ। 30 साल के बाद वहां थिएटर चालू हुए, 30 साल के बाद लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, 30 साल के बाद वहां मोहर्रम का जुलूस निकला है और 30 साल के बाद देश के और दुनिया के कोनों कोनों से 2 करोड़ यात्री सुख और शांति के साथ आज कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं। पड़ोसी देशों से आए हुए हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए, बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए, अफगानिस्तान से, उनके लिए 2 ही विकल्प थे, या तो अपना धर्म छोड़े, परिवार की महिलाओं को अपमानित करे, या फिर अलग धर्म में चले जाए। वो भारत की शरण में है। उनको नागरिकता देने का देश की आजादी के वक्त वादा था, जो वहां से आएगा उसको हम नागरिकता देंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये सारे लोगों को नागरिकता देने का वादा 70 साल से समाप्त नहीं होता था। मोदी जी ने सीएए लाकर 1 करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर आजादी के समय का वादा हमने समाप्त किया। ट्रिपल तलाक इस देश पर एक कलंक था। इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार नहीं मिलता था। कोई भी व्यक्ति उनको अपमानित कर आधी रात को घर से बाहर निकाल देता था। उनके आने वाले जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। बैंक के बैलेंस शीट सुधरी है। पहले फोन पर बैंकिंग चलता था, अब कागज पर बैंकिंग चलता है, मेरिट्स में बैंकिंग चलता है। भारत की बैंकों के शेयर दुनिया की सभी बैंकों में टॉप पर है। ऐसी बैंकिंग व्यवस्था ये 10 साल के अंदर बनाई। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की नीतियों को हमने माना, 150% तक एमएसपी का रेट तय किया और 1 रैंक 1 पेंशन का मसला भी हमने समाप्त कर दिया। 40 साल से जिन्होंने
अपने जीवन के सुवर्ण काल युवानी के पूरा जीवन सरहद पर बिताया, देश के लिए खर्च करा, कई लोग शहीद भी हो गए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर 14 महीने के अंदर ही 40 साल से अटका हुआ फैसला किया और आज देश के सेना के जवानों को और रिटायर्ड जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर जाता है और उनकी सेवा का एक प्रकार से पुरस्कृत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आतंकवाद 3 हॉटस्पॉट थे, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद। अपना मध्य प्रदेश भी वामपंथी उग्रवाद से लिप्त था। आज मैं बड़े आनंद के साथ कह सकता हूं कि तीनों हॉटस्पॉट में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी और मृत्यु में 72% की कमी के साथ नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद इस देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। एक और बार जनादेश दीजिए, इनका निकलना वो तय हो जाएगा। गरीब कल्याण के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इस देश के 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। वो आज के जमाने में भी चूल्हा फूंकती थी। 11 करोड़ घर ऐसे थे जहां शौचालय ही नहीं था। यहाँ तो बड़े प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सोचते होंगे कि अमित भाई क्या बात कर रहे हो, 21वीं सदी में शौचालय की बात कर रहे हो। एक दिन सुबह अगर आपके टॉयलेट का डक्टिंग खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी तकलीफ आती है घर में। अगर 2 दिन गटर चौक हो जाए तो मालूम पड़ेगा। 70 साल तक वो गरीब माताएं, बहनें, बच्चियां शौचालय के बगैर हर रोज सुबह शर्म महसूस करती थी। नरेंद्र मोदी ने इनकी शर्म को पहचाना और 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर उनको सम्मान और इनकी अव्यवस्था दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, कई घर ऐसे थे, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां बैंक अकाउंट नहीं है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। 80 करोड़ लोगों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 14 करोड़ लोगों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सालों तक, दशकों तक ये बेसिक सुविधाओं से इस देश का गरीब इधर उधर याचना करता था, आंदोलन करता था, निराश होकर बैठ गया था। वो देश की विकास की प्रक्रिया में जुड़ता ही नहीं था। इसका तो पूरा जीवन बेचारे का एक कुटिया बन जाए, घर में कभी गैस आ जाए, घर में शौचालय बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। नल का तो आना ही नहीं है और पूरा बाकी बचा जो समय था वो खाना बटोरने में जाता था। मोदी जी ने एक साथ 10 साल में ये 60 करोड़ लोगों की सारी बेसिक सुविधाएं समाप्त कर उसको देश के विकास के साथ जोड़ने का काम किया है और एक अलग भारत जो 60 करोड़ लोगों का बना था उसको हमारे साथ मिलाकर एक महान भारत की रचना की यात्रा में इस 60 करोड़ गरीबों को शामिल करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, किस प्रकार से कोई नेता आपदा के समय देश का नेतृत्व कर सकता है, इसके क्या चमत्कारिक परिणाम है मैंने खुद देखा है। मैं गृह मंत्री था, कोरोना आया, ये सहस्त्र वर्ष की सबसे कठिन घड़ी थी मानवता के लिए। पूरी दुनिया चिंता कर रही थी भारत में क्या होगा। लगता था कि लाशों के ढेर लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे। अपने देश की वो चिंता नहीं करते थे, भारत की चिंता, और उचित भी था क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं था और इसकी कोई रास्ता भी नहीं था। मोदी जी ने सबको कहा कि जनता कर्फ्यू मनाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था शनिचर को चोखा मत खाइए। इसके बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री की अपील पर 130 करोड़ लोग 24 घंटा कोई कर्फ्यू के ऐलान के बगैर घर के बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का संस्कार डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने थाली बजाना कहा, थाली बजाई। उन्होंने दिया जलाना कहा, दिया जलाया। मजाक करने वाले कर रहे हैं। राहुल बाबा जैसे लोग उस वक्त मखौल उड़ाते थे, उनको मालूम नहीं था एक सामूहिक लड़ाई करने के लिए जनता का मन तैयार किया जा रहा है।
पूरी दुनिया में कोरोना में तकलीफ पड़ी, भारत सबसे कम तकलीफ के अंदर बाहर आ गया, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेली सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी। यहां सरकार तो लड़ी 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के सामने लड़ी, इसलिए हम सफल हुए। मित्रों, वैक्सीन, दुनिया में कहीं भी वैक्सीन की इजाद हो, वैक्सीन का शोध हो, यहां आते आते 4 दशक लगते थे। इस बार वैक्सीन बनाने वाले पहले 5 देशों में भारत शुमार था और 130 करोड़ लोगों को कोई परेशानी बगैर, कोई अफरा तफरी बगैर वैक्सीन का टीका लगाने का काम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मोदी जी ने समाप्त कर दिया और 2-2 टीका सबको लगा दिया। मेरी बहन अमेरिका रहती थी, वो आना चाहती थी, मगर सर्टिफिकेट चाहिए था वैक्सीनेशन का। तो मुझे फोन आया कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है, हम कैसे आए? मैं कहूँ क्या 3 महीना हो गया वैक्सीन लिए हुए, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? कि हमारे यहाँ नहीं बना है, अपने यहाँ तो वैक्सीन लिया नहीं, कॉफी पी नहीं, और मोदी जी की हंसती हुई फोटो आपके व्हाट्सएप पर आ जाती थी कि आप वैक्सीनेटेड हैं। टेक्नोलॉजी का इतना अद्भुत उपयोग शायद ही किसी देश ने किया, और हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की। 130 करोड़ लोगों को सिर्फ टीका नहीं लगा, दुनिया के 100 देशों को टीका लगाकर विश्व मित्र की भूमिका भारत ने निभाई, और 100 से ज्यादा देशों की आबादी भारत को धन्यवाद कह रही है कि हमारे तक तो टीका पहुंचता ही नहीं, अगर उचित दाम में भारत टीका पहुंचाता नहीं। तो कोरोना के अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता का मोदी जी ने परिचय कराया। दुनिया की कई सारी समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या, तो इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर, नेचुरल फार्मिंग, कई नए उभरते हुए क्षेत्र, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन, अंतरिक्ष, कई सारे नए, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण, बायोफ्यूल का निर्माण, ये सारे क्षेत्रों में के अंदर आज भारत फाउंडर मेंबर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। और ये सारी उभरती हुई चीजें आने वाले दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को तय करने वाली है। फाउंडर मेंबर जो होता है वो लीड करता है। आने वाला दशक विश्व में भारत को लीड करने का दशक है, ऐसी नींव ये 10 साल के अंदर। आने वाले समय में मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए और 130 करोड़ की जनता के लिए ढेर सारे लक्ष्य रखे हैं। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना, 2035 तक अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनाना, 2036 में भारत में ओलंपिक होस्ट करना, 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजना, और 2047 में संपूर्ण विकसित राष्ट्र होकर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करना। 2027 से 2047, ये 20 साल, 2023 से 2047 से 25 साल आने वाले दिनों में, जब आजादी की शताब्दी देश मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, तब देश कहां होगा, इसका लक्ष्य तय किया है। मोदी जी ने हमारे देश को एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, लघुता ग्रंथि से बाहर निकाला, हीन भाव से मुक्त कर भारतीय भी कर सकते हैं, भारत भी कर सकते हैं, और भारत ही कर सकता है, वहां तक का विश्वास सब में आरोपित करने का काम किया। ये नेतृत्व जो है, वो नेतृत्व आज आपसे मैंडेट मांगने के लिए आया है। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सबसे पुरानी सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश, इस देश की कल्पना संस्कृति के बगैर हो नहीं सकती। अगर हम दुनिया भर में सबसे विकसित राष्ट्र बनते हैं मगर हमारी सांस्कृतिक विरासत खो देते हैं, तो हमने कुछ नहीं प्राप्त किया है, ये हम सब जानते हैं। मगर हमारे सांस्कृतिक विरासत को कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से दिमक खा जाए, इस तरह से सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने अपमानित किया था। 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की चर्चा चलती थी। देश के आजादी के 70 साल हो गए। करोड़ों लोग चाहते थे कि इस देश में, अयोध्या में
गौरवपूर्ण राम मंदिर बने और प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजे। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर कर रामलला को अपने घर में, ये बहुत बड़ा क्षण है। हम सब भी जाएंगे, मगर मैं आपको कहने आया कि 10,000 साल के इतिहास में जिसकी ये पल का संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा महान पल हम सबके जीवन में देखने का सौभाग्य हमें दिया। गुलामी की मानसिकता को भी हटाया, गुलामी के चिन्ह को भी हटाया। हमारी संसद, हम जब पार्लियामेंट अब आजाद हुए तब पवित्र सेंगोल को हमारे आजादी के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल जी के हाथ में दिया गया था, जिसको न्याय दंड कहते हैं। मोदी जी ने पवित्र सेंगोल को म्यूजियम से उठाकर फिर से एक बार पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित कर इसको सम्मान देने का काम किया। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला। 130 करोड़ लोगों का कर्तव्य ही इस देश को महान बन सकता है। इस देश में अब कोई राजा नहीं है, राजा अगर कोई है तो 130 करोड़ की जनता है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर काशी में बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाकर एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने का काम किया। हमारे सिख भाई हम सब दूरबीन से करतारपुर साहिब को देखते थे, आज हंसते हंसते जो बोले सो निहाल के नारे के साथ वहां जाकर मत्था टेक कर आते हैं। ये गौरव भी में शारदा पीठ की स्थापना की और 21 जून को विश्व योग दिन बनाकर 21 जून को समग्र विश्व में दवाई बगैर का मानव जीवन, शरीर, मन और आत्मा के बीच में एकीकरण, हमारे ये महान विज्ञान को मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने रखा और आज पूरा दुनिया योग के टीचरों को यहाँ से मंगा रही है, योग सीख भी रही है और पूरे विश्व के कल्याण का रास्ता भारत ने यही 10 साल के अंदर प्रशस्त किया। यही 10 साल के अंदर एक देश एक कर, 1 कंट्री 1 टैक्स, जीएसटी को लाने का काम किया। यही 10 साल के अंदर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंट्रोड्यूस करा। यही 10 साल में नई संसद बनाई और यही 10 साल के अंदर देश की माताओं बहनों को विधानसभा और संसद में 33% रिजर्वेशन देकर नीति निर्धारण में उनको हिस्सेदार बनाने का काम हमने किया। यही 10 साल के अंदर हमने लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाया और यही 10 साल के अंदर लोकतंत्र का शुद्धिकरण, जो मैंने आगे कहा, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्त चुनाव की कल्पना को हमने सफल करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, कोई कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत देश के 2 टुकड़े कर दीजिए और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। मुझे कई बार होता है कि जिस पार्टी का नेतृत्व सरदार पटेल, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी ने किया, वो पार्टी को क्या हो गया है? वो अपने आप को इस बयान से दूर भी नहीं करते हैं। अब कैसे कह सकते हो इस देश के 2 टुकड़े हो? मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों की चिंता मत करिए, किसी की हिम्मत नहीं है इस देश के टुकड़े करने की, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस संकल्प के साथ हम राजनीति में है, रहेंगे और पहले भी इसी के लिए किया था। कोई भी पार्टी का परिचय मित्रों उसके कार्यक्रमों से होता है। कांग्रेस के कार्यक्रम क्या है? तो चुनाव जीतने के वक्त यात्रा निकलना, अपने परिवार के नए व्यक्ति को सेट करना। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद क्या कार्यक्रम लिया? हमने सबसे पहला धारा 370 का कार्यक्रम लिया, कश्मीर को मुक्त कराने का कार्यक्रम लिया, जहां हमारे पहले अध्यक्ष शहीद हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। उसके बाद कच्छ सत्याग्रह किया, इसके बाद गोवा के लिए संघर्ष किया, इसके बाद हैदराबाद के लिए संघर्ष किया, उसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध का हमने आंदोलन छेड़ा, इसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन छोड़ा, इसके बाद महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। हमारी पार्टी का
पूरा कार्यक्रम 50 साल के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, एक भी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए नहीं हुआ। देश को मजबूत करना। और ये लोग एक ही व्यक्ति को, मैं तो सिर्फ 20 साल की बात करता हूं, 20 साल में हर बार नए लुक के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करते, मगर ये रॉकेट होता है ऐसा है जो लॉन्च होता ही नहीं है, हर बार वापिस आ जाता है और वही रॉकेट को लेकर फिर से निकले हैं। मित्रों, एक और मोदी जी का देश के लिए समर्पित जीवन, 27 साल की राजनीति, 23 साल सत्ता में रहने के बाद इस व्यक्ति पर एक भी आरोप नहीं लगा है। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहकर इसके जीवन में से, सार्वजनिक जीवन है, एक दिन की छुट्टी कोई मुझे निकाल कर दे दे, 23 साल के सार्वजनिक जीवन में एक देश को कलंक लागे ऐसी घटना नहीं है। और 23 साल के जीवन में न केवल स्वयं हजारों कार्यकर्ता ऐसे निर्माण करे जो पार्टी को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करे, ऐसे कार्यकर्ता की निर्मित करने वाला व्यक्तित्व। और 7 परिवार के बेटे, बेटी, भतीजा और दामाद को सत्ता दिलाने वाला गठबंधन, ये दोनों के बीच में चुनाव करना है। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष कृपा करी। हम पहली बार आए 29 में से 27 सीटें दी, दूसरी बार आए 29 में से 28 दी, मगर मैं आज आपको रिक्वेस्ट करने आया हूं, विनंती करने आया हूं, एक की कसक मत रखेगा, 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल। और उसमें आप लोगों का विशेष दायित्व है, क्योंकि आप वो नहीं हो जो मत देते हैं, आप वो हो जो जनमत की निर्मित करते हैं। आपके माध्यम से जनमत बनता है, जनमत फैसले लेता है। तो आप लोगों का विशेष दायित्व है। बहुत कम समय बचा है, अप्रैल अंत तक देश की लोकसभा का चुनाव हो जाएगा अलग अलग समय पर। आप सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और 400 पार का जो मोदी जी ने जो नारा दिया है वो एक बार सार्थक करिए। हम वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए बनी थी, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए, विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए हम वादा करते हैं। हमारा जीवन इसी लक्ष्य को समर्पित है और उस रास्ते पर ही हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे और देश को महान बनाएंगे। आप सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा है। आज की शाम, रविवार की शाम बहुत महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के जीवन में। इसमें आप लोग यहाँ पर आए और हम सबसे बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हम सब एक बार विश्वास दिलाएं, अब की बार मैं श्री राहुल कोठारी से निवेदन करूंगा, समस्त अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। राष्ट्र उदय के लिए प्रयत्नशील यहां उपस्थित समाज क्षेत्र की विभिन्न धाराओं को अपनी वाणी से नई गति प्रदान करने के लिए पधारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपका वक्तव्य हो या आपका कृतित्व हो, आभार करना सहज नहीं, संभव नहीं। यदि संभव है तो वो है भोपाल की धरा के कण कण से आपका क्षण क्षण वंदन और अभिनंदन। यहां पर उपस्थित संपर्क और संवाद की इस बेला को चरितार्थ करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रभावशाली प्रशासक डॉक्टर मोहन यादव जी, कुशल संगठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी